रोटी है, उसके बाद कई प्रकार के सब्जी है, दाल है, थोड़ा सलाद है ना। अब मैं तो सिर्फ इडली डोसा खाता हूँ। लिट्टी बनेगा, सेकुआ लिट्टी आग पर के कुकर में करके तावा पर के बनेगा जी। आटे की छोटी छोटी लोई काट कर उसमें सत्तू भरावन भरे अब लिट्टी सेके जाने के लिए तैयार है। अब लिट्टी अब सेकाने के लिए तैयार है। अब उपलों को सुलगाए। अच्छा, ये मतलब कि आग पर के लिट्टी बन रहा है तो लिट्टिया तो आगे पर के बढ़िया लगता है ना। तो अब क्या कीजिए कि उपला सुलगाइए। अब मोदी जी के गैस सिलेंडर पर कैसे बनी, उपला पर बनाया जाएगा। अब शहर के लोगों को तो उपला मिलेगा ही नहीं, कीन करके ले जाएगा तो ले जाएगा। तो शहर के लोग छुट्टी में आते हैं तबे ये सब बनाते होंगे। उपले जब पूरी तरह से जलने लगे तो उसे फैला करके बराबर करें। उपले पूरे जलने लगे तो उसको आप क्या कीजिए, फैला दीजिए। आप फैला करके उसको फोड़ दीजिए। उसके ऊपर भरी हुई लिट्टियों को सेके, अब ऊपर रख करके सेके। लिट्टियों को पलटते रहें, ऐसा ना हो कि किसी एक तरफ जल जाए और किसी एक तरफ कांचे रह जाए। जब लिट्टियाँ भली भांति सिक जाएगी तो वे फटना शुरू कर देगी। इसका मतलब कि हाँ, लिट्टियाँ पूर्ण रूप से पक गया। वो क्या होगा कि चिरखी चिरखी मतलब फटने लगेगी, ठीक है ना। तो समझ जाइए कि लिट्टी अब तैयार है। फटी हुई लिट्टियों को उपले से अलग कर लें और एक कपड़े में रखकर उसमें लगे राख को कौन को झाड़ दें। कपड़ा में रख करके ऐसे ऐसे हिला दीजिएगा ना तो खूब ऐसे सब नीचे झड़ जाता है। और अब ओकरा पर से घी चपोत दीजिए, एकदम सुंदर से घी लगाइए। और अब लिट्टी भैया खाने के लिए एकदम क्या है, रेडी है, तैयार है। अब काथी बनेगा, अब बनेगा चोखा। अब काथी बनेगा, चोखा। लिट्टी तो बन गया, झाका झाका बा। अब चोखा के लिए क्या चाहिए, आलू, बैगन एवं टमाटर को अलग से पकाए। अब उस सबको क्या करना है, अलग से पक जाने के बाद छिलकों को उतार कर उसे गूंथे। अब पक गया तो जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों। तो कैसे हैं, चलिए आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, जहाँ होंगे एकदम मस्त होंगे, ठीक ना। आपका पर्यावरण और हम क्लास 5 अध्याय 10 हमारी फसलें हमारा खान पान। हमारी फसलें और हमारा खान पान, ये आपका अध्याय 10 है। पिछले वीडियो में हमने 3 वीडियो बनाया और 3 वीडियो में 9 तक क्लियर कर दिए हैं, ठीक ना। और दूसरी बात ये है कि ये एक्सप्लेन के साथ आपको पढ़ रहे हैं, पूरे जो चीज़ दिया हो उसको पढ़ रहे हैं। उसके बाद पीडीएफ के तौर पर आपको इससे छांट करके जो क्वेश्चन बनाया हुआ रहेगा वो चीज़ आपको दे सकते हैं, ठीक ना। लेकिन आप लोग ऐसे ना गुरुजी हैं कि 20 रुपया 30 रुपया जो आपको दिया जा रहा है नोट, तो 20 रुपया 30 रुपया देने में इतना सक्सकी है कि जिसका हर हिसाब नहीं। तो बताइए ना, कहाँ से कोई नेट चार्ज लाएगा, कहाँ से उतना मेहनत करेगा, मेहनत करके आपके पास पहुँचाएगा। आप मान लीजिए कि पैसा देखिएगा तो फिर काम कैसे होगा। समस्या ये है, छोड़िए, ध्यान दीजिए, ये आपकी बात है। और अगर लेना होगा, पैसा वैसा देना होगा तो ये 72,099 और 45,643, ठीक ना, 45,643 इस पे व्हाट्सअप आप कर सकते हैं, ठीक ना। 1-2 दिन के बाद में वेट कीजिएगा। आपका क्या होगा कि पर्यावरण और हम, ये क्लास 5 का है ना, ये पूरे बुक का आपका पीडीएफ, ठीक ना, मात्र 30 रुपया में आपको दे दिया जाएगा। अब मत कहिएगा कि कितना जमा कर दूंगा, 30 रुपया आप भेज दीजिएगा। आपको हम ही पहले भेज देंगे, आपको मन करेगा तो भेजिएगा, नहीं तो मत भेजिएगा, वो आपके ऊपर छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए आइए फिलहाल आगे जानते हैं हमारी फसलें और हमारा खान पान, ठीक है। देखिए, ईसा और ईरा और यीशु बड़े दिन की छुट्टियों में अपने गांव जा रहे हैं। वे अपने माता पिता के साथ पटना में रहते हैं लेकिन गांव जा रहे हैं। उन्होंने अभी तक अपना गांव देखा ही नहीं है। उनके दादा दादी जब भी गांव से पटना आते हैं तो प्राय अन्न फल सब्जियां आदि ले जाते हैं, ठीक ना, ले आते हैं। तो घर से पोता पोती से मिलने के लिए जब दादा दादी जाते हैं कि चलो पोता पोती शहर में है तो कुछ अपना ले करके चला जाता है लोग, ठीक ना। भले उसे अच्छा लगे या नहीं लगे, शहरी लोगों को तो क्या गांव देहात का अच्छा थोड़ी लगेगा, लेकिन एक प्रेम छुपा हुआ रहता है, लेके जाता है लोग। उसके दादा दादी जब भी गांव से पटना आते प्राय अन्न फल सब्जियां आदि ले आते थे। गांव से जुड़ी बहुत सारी बातें भी बताते थे। दादी ने एक बार उन लोगों से कहा कि तुम्हारे शहरी जीवन का आधार यहाँ के गांव ही है। जो शहर का जो आधार है ना, वो गांव पे ही टिका है, क्योंकि गांव से ही तो फसल जाता है ना, गांव से ही तो अन्न का उत्पादन होकर के जाता है। शहर में तो अन्न का उत्पादन होता नहीं है, गांव से ही जाता है। तो इसलिए दादी बोली कि देख लो, तुम सबका जितना भी सब है ना, वो सब समझ लो कि गांव का ही है। ईरा और यीशु हमेशा दादी के द्वारा कही गई इस बात पर चर्चा करते रहते कि आखिर गांव शहरी जीवन का आधार है। अब एक कैसे आधार है, शहरी जीवन का आधार गांव कैसे हो सकता है।
अब ईरा और यीशु के माइंड में ये बात आ रहा था, ठीक ना। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या गांव और शहर एक दूसरे पर निर्भर है? आपस में चर्चा करके लिखिए। गांव से शहर क्या क्या जाता है और शहर से गांव में क्या क्या आता है? शहर से गांव में क्या आता है बे? आता है, लेकिन ज़्यादातर गांव से ही शहर में जाता है। दादाजी के साथ पगडंडियों पर चलते हुए ईरा और यीशु को खेतों में लहराते हुए पौधे दिखे। आहा, लहराता हुआ एकदम पौधा, एकदम लग रहा था कि जैसे एकदम मजाक कर रहा है पछिया और पुरवैया उस फसल के साथ, उसको एकदम झोंका में हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ। लहराते हुए पौधे दिखे। कहीं कहीं कुछ लोग उन पौधों की कटाई कर रहे थे। कुछ लोग कटे हुए पौधों के पुलंदे को एक पत्थर पर पटक पटक कर उसकी फलिया को अलग कर रहे थे, आता झाड़ रहे थे। ईरा ने अपने दादाजी से पूछा, अबे दादाजी ये क्या कर रहा है लोग, ठीक ना। तो दादाजी ने बताया, ये धान की पौधे हैं। इस इलाके की मिट्टी धान की खेती के लिए उपयुक्त है। यह हमारे यहाँ मुख्य फसल है। धान क्या है? मुख्य फसल है। जब धान की फसल पक जाती है तो उसे काट लिया जाता है, फिर धान को इसी तरह से पटक पटक के क्या किया जाता है? झाड़ा जाता है। पौधे को उसके बीजों को अलग कर उसकी कुटाई करते हैं, जिससे हमें चावल की प्राप्ति होती है। तो अब तो चावल शहर का चीज नहीं रहा, गांव से ही तो गया ना। ईरा और इसी दोनों यह जानकर आश्चर्यचकित रह गए। अबे ऐसा कैसे होता है? जो भात वे खाते हैं उसका उपज इस प्रकार होता है। तो अभी तो ये तो दुइये को प्रोसेस दिए, एगो कटाई देखिए, एगो झराई देखे, एगो कुटाई देखे। और बाद कितना प्रोसेस होता है? 17 को 18 को प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। प्रोसेस नंबर 1, पहले नर्सरी में यानी पौधशाला में पहले क्या किया जाता है कि धान को छींटा जाता है। तब पहले तो पटाना पड़ता है, उसको अच्छा से उसको जोत कोर करना पड़ता है, तब उसके बाद पटाना पड़ता है, मतलब सिंचाई करना पड़ता है। तब उसके बाद बिया उसमें छीटा जाता है, तब वो बिया बड़ा बड़ा होता है, फिर उसको उखाड़ा जाता है, फिर उखाड़ने के बाद जाकर रोपा जाता है। रोपने के बाद फिर क्या होता है कि उसको निकौनी यानी सोहाई किया जाता है। जो भी खरपतवार होता है उसे निकाला जाता है। खरपतवार निकालने के बाद फिर उस पर क्या किया जाता है कि उसके बाद वो सियाना होता है, तब उसको क्या किया जाता है? काटा जाता है। काटने के बाद उसको क्या किया जाता है? वहीं पे छोड़ दिया जाता है। फिर 10-12 दिन के बाद में उसका मतलब एक छोटा छोटा बंडल बनाया जाता है, जिसको पुल्ला बोलते हैं, ठीक। फिर उसको बोझा बांध करके फिर घरे लाना पड़ता है, फिर उसको पीटना पड़ता है, फिर पीटने के बाद उसको ओसाना पड़ता है, ओसाने के बाद फिर उसको फुलाना पड़ता है, सुखाना पड़ता है, तब क्या करना पड़ता है कि चावल निकलता है। इतना सारे प्रोसेस से गुजरता है तब चावल बनता है। अब गिन लीजिए कौन प्रोसेस हुआ, ठीक ना। चावल की खेती में बहुत मेहनत होता है, इसलिए आश्चर्य हो रहा है यीशु और ईरा। यीशु ने कहा, दादाजी मुझे धान उपजाने की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताइए। तो दादाजी प्रक्रिया बताया, जैसे हम अभी बता दिया, हम तो दादाजी नहीं है, प्रक्रिया बता दिए। धान के खेतों की जुताई कब करते हैं, किस मौसम में धान की बिचरा यानी बीज लगाते हैं, बिचरा वही बीज, ठीक ना। कितने दिनों के बाद बिचरा मोड़ी बन जाता है, मोड़ी यानी वही में मोड़ी को क्या उपयोग होता है, कितने दिनों में धान की बाली निकलने लगती है, धान की फसल कब तक पककर तैयार हो जाती है, धान की फसल को बोने से लेकर काटने तक के कुल कितना समय लगता है। दादाजी ने कहा कि देखो, सबसे पहले धान का बिचरा लगाते हैं, 20 से 30 दिनों के अंदर में बिचरा मोड़ी के रूप में तैयार हो जाता है। मोड़ी यानी पुल्ला, पुल्ला को बांध करके ले जाता है लोग, ठीक ना। मोड़ी को उखाड़ कर फिर उसे खेतों में लगाते हैं, खेतों में मोड़ी को लगाकर उसे पर्याप्त पानी देते हैं। कोशिश रहती है कि फसल के पकने तक खेतों में पानी बना रहे, धान के जड़ तक हमेशा पानी रहना चाहिए, तब धान वो अच्छा से होता है। ईरा बोली, दादाजी क्या जब जी चाहे तो कोई भी फसल उपजाई जा सकती है? दादाजी बोले, ना ऐसा कैसे, जब मन करेगा तब फसल कोई कैसे उपजा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ फसल वर्षा ऋतु में लगाई जाती है, तो कुछ ग्रीष्म ऋतु में, तो कुछ सर्द ऋतु में। सर्दियों में अब तो सिंचाई के इतने सारे साधन हो गए हैं कि गर्मियों में भी कुछ फसलें लगाई जाने लगी है। हाँ, तो सिंचाई का साधन हो गया तो लगेगा। क्या आप जानते हैं कि बरसात में लगाई जाने वाले फसलों को खरीफ फसल कहते हैं? नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। बरसात के मौसम में लगाई जाने वाली फसल को खरीफ फसल कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि धान कैसी फसल है, तो खरीफ फसल है। अब धान के साथ जितना फसल बोएगा सब खरीफ फसल होगा। ये कब बोआता है धान? तो ये बोआएगा आपका जुलाई से अगस्त, सितंबर नहीं, जुलाई माह में इसका बुआई होगा। जुलाई से अगस्तों तक लेकर चल जाता है लोग, और अक्टूबर नवंबर में इसका कटाई होता है। जबकि सर्दी में लगने वाले फसलों को रबी फसल कहते हैं। गर्मी में बरसात में लगाई जाने वाला फसल आपका हो गया
खरीफ फसल, और ठंडी के दिन में लगाए जाने वाला फसल कहलाएगा रबी फसल, जैसे गेहूं हो गया। इसी प्रकार गर्मी के दिनों में लगाए जाने वाले फसल को जायद या गर्मा फसल कहते हैं। कन्फर्म हो गया। अब ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट था। सबका आपका नोट्स मिल जाएगा इसका PDF, ठीक ना। बस आप लोग कम से कम अब हिम्मत तोड़ देते हैं। मान लीजिए कि हम अपना मेहनत करें और आप लोग 20 रुपया 30 रुपया पेड करने में हिचकिए तो कहाँ कोई मेहनत करने जा रहा है। यीशु ने कहा क्या सभी स्थानों पर एक ही तरह के फसलों को उगाया जा सकता है? दादाजी बोले भिन्न भिन्न स्थानों पर वहाँ के मिट्टी और मौसम के अनुसार अलग अलग फसलें उगाई जाती है। ऐसे नहीं उगाया जाता है, जो जिस मिट्टी जिस फसल के लायक होता है उसी फसल को उस मिट्टी में उगाया जाता है, ठीक ना। ये दादाजी समझा रहे थे। नीचे बने नक्शे को देखे तो पता चलेगा कि आपने अपने राज्य के कुछ जिलों में कौन सी फसल मुख्यतः है। देखिए ये मुख्य फसलों को यहाँ पे लेकर रखा गया है कि किस जगह पे कौन सा फसल उगता है। देखिए वैशाली जो है ना, वैशाली ये केला के लिए प्रसिद्ध है। वैशाली जो जिला है यहाँ क्या है, सिंगापुरी केला। वैशाली के गुरुजी लोग होंगे एकदम खूब गर्दा उड़ा के केला बोते होंगे, केला। उसके बाद दरभंगा, दरभंगा में जो है आपका मखन्ना है। दरभंगा में क्या होता है, मखन्ना। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मखन्ना के लिए कौन सा जिला जो है बिहार का वो मतलब प्रसिद्ध है, तो दरभंगा जिला है, ठीक ना। ओकरा बाद आपका गया जो है, गया नवादा ये सब गेहूं के लिए है। रोहतास और भागलपुर ये धान के लिए है। काती के लिए है, धान के लिए है। ओकरा बाद आपका चन्ना के लिए जानते हैं मधेपुरा है। मधेपुरा में चन्ना होता है। और मधुबनी में भी क्या होता है, मधुबनी और दरभंगा, ये मधुबनी और दरभंगा में आपका होता है मखाना की खेती। कटिहार में जानते हैं, कटिहार में जो होता है ना मक्का की खेती होती है। भागलपुर में और रोहतास में ये आपका धान की खेती होती है। और गया और नवादा में आपका होता है क्या चीज़ का खेती, ये होता है आपका गेहूं का। शेखपुरा में होता है आपका प्याज के खेती। शेखपुरा में क्या चीज़ का खेती होता है, प्याज का खेती शेखपुरा में होता है। और जमुई में भी प्याज की खेती होता है। शेखपुरा और जमुई में होता है प्याज की खेती, ठीक ना। और लीचिया ला मुजफ्फरपुर का नहीं दिया है, तो वो फसल हाँ तो फसल ही है तो ना। मुजफ्फरपुर में आपका लीची है, ठीक ना। तो मुजफ्फरपुर लीची के लिए प्रसिद्ध है। वैशाली केला के लिए प्रसिद्ध है। रोहतास और भागलपुर आपका हो गया धान की खेती के लिए। गया हो गया, नवादा हो गया, ये आपका हो गया गेहूं के खेती के लिए। और शेखपुरा और जमुई ये हो गया आपका प्याज के खेती के लिए। मधेपुरा चन्ना के खेती के लिए, ठीक ना। तो ये आपका बिहार का अलग अलग जिला है जिसमें अलग अलग फसल होता है। सही है कि दादाजी, यीशु बोल रहे हैं कि दादाजी अलग अलग जगहों पर जब अलग अलग फसलें होती है तो उन जगहों पर लोगों को के खान पान भी अलग अलग होते होंगे। अतः खान पान तो अलग अलग होता है, लेकिन क्या दादाजी बोले सहजता से उपलब्ध होने वाली खाद्य पदार्थ के अनुरूप ही लोगों को खान पान की आदतें बनती है। जो चीज़ आसानी से उपलब्ध हो जाए, सहजता से तो आसानी से उपलब्ध हो जाए, तो उसी चीज़ को लोग अपने भोज्य पदार्थ में ज़्यादा शामिल करता है लोग। यहाँ तक कि अपने परिवेश से दूर चले जाने पर भी उनमें खान पान का अपने परिवेश का प्रभाव बना रहता है। भले लोग कहीं चले जाए, लेकिन जो खान पान अपना खैले पीले है अपने गांव में वो तो याद आता ही है, ठीक ना। भले बिहारी कहीं चले जाए लेकिन लिट्टी चोखा का तो याद आता है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे मुझे गुजराती खाना बहुत अच्छा लगता है। खाखरा और दाल तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एक मतलब खाखरा और दाल कहाँ के लोगों के लिए प्रिय भोजन है, तो गुजरात के। किसके, गुजरात के लिए, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि एक थाली में एकदम चावल है, रोटी है, उसके बाद कई प्रकार के सब्जी है, दाल है, थोड़ा सलाद है ना। अब मैं तो सिर्फ इडली डोसा खाता हूँ। ये तो खाली इडली डोसा खाते हैं, एकदम इडली और डोसा रख लिया, उसके बाद दही वही रख दिया, चम्मचों 2 रख लिए हैं और चटनियों रख लिए हैं, है ना। ये चावल से बनता है इडली डोसा, नहीं जी। ये तो बोल रही है कि पाव भाजी खाने में बहुत मज़ा आता है। पाव ओकरा बाद भाजी, पाव रोटी या भाजी में तरकारी जो पाव, ये सब कैसा कैसा खाना हम लोग तो नहीं खाते हैं। आप लोग कैसा कैसा खाते। अबे आ गया। मुझे लिट्टी चोखा बहुत भाता है यार, लिट्टी और चोखा बहुत भाता है।
अलग अलग लोग को अलग अलग किस्म के भोजन बढ़िया लगता है। मुझे तो माछ भात अच्छा लगता है, माछ भात अच्छा लगता है। ये क्या होता है माछ भात, क्या होता है बे? दाल बाटी का क्या कहने, अभी करेगा दाल और बाटी का कोई कहना मतलब लिट्टिए के और दाल के एकदम कुछ कहना है। और ठीक है, खाइए लोग आप लोग बढ़िया से। ओके हाँ, तभी तो कह रही है ईसा कि ईशु कि तभी तो मेरे साथ पढ़ने वाले चेन्नई की बिजिया प्राय इडली डोसा खाने की बात करती रहती है। तो चेन्नई का कौन सा प्रिय भोजन है? इडली डोसा। कहती है इडली या डोसा, इसलिए डोसा नहीं है भैया, डोसा, इडली डोसा। कहाँ के? चेन्नई का। दादाजी जब भी मैं बाजार जाती हूँ तो दही बड़े खाना पसंद करती हूँ, ईरा बोली। अब ईरा को दही बड़ा पसंद आ रहा है। ईशु ने कहा मुझे तो मोमो अच्छा लगता है। दादाजी आपने कभी मोमो खाया क्या? मोमो? तो दादाजी क्या जानेंगे ये सब मोमो चोमो, ये सब तो ये सब आर्टिफिशियल खाद्य पदार्थ। अभी तो दादाजी करेंगे भाई हमारे ज़माने में ये सब थोड़ी था, ये सब थोड़ी चीज़ें मिलती थी, सब चीज़ें। अब तो न जाने क्या क्या चीज़ें मिलने लगी। हम लोग के ज़माने में ये सब नहीं था। हम लोग के ज़माने में मकई की रोटी और साग, मकई के भात और दही, मकई के भात और दूध, ठीक ना। उसके बाद भात दाल सब्जी और क्या सतुआ, ये सब। दादाजी ने कहा समय के साथ खान पान के तौर तरीके में भी बहुत बदलाव आया है। देश विदेश के भोज्य पदार्थ अब हर एक जगह मिलने लगे हैं। पूरा खाद्य पदार्थ भी छिटा गया, पहनावा ओढ़ावा भी छिटा गया, सब पूरा मिक्सिंग हो गया, ठीक ना। अब देखिए कहने का मतलब कि सबको आज़ादी है, जिसको जो चाहे अपना पहने, जिसको जो चाहे वो अपना खाना खाए, है ना। इसीलिए बदलते समय के साथ साथ लोगों के खान पान की आदतों में भी बदलाव आने लगा है। ईरा बोली आजकल अपने घर में भी समय समय पर नूडल्स यानी मैगी, चाउमीन, मैगी, पिज्जा तथा बर्गर आदि बनने लगे हैं। दादाजी बोले भाई जो चाहो बनाओ खाओ, लेकिन यह भी सोचो क्या ऐसे भोजन खाकर हम अपने स्वास्थ्य के लिए खिलवाड़ नहीं करते हैं? खाओ जितना चाउमीन फाउमिंग ये सब उलूल जुलूल जो भोजन है करो। हाँ कभी कभार हो गया महीना में एक आध दिन, कितना लोग तो सब्जी नहीं रहता मैगी रोटी खा लेता है लोग। ये सब अच्छा नहीं है ना, ये सबसे चलने वाला थोड़ी है। देखिए हम लोगों के अंदर का जो सिस्टम बनाया गया है ना, वो सिस्टम उसी प्रकार से। अब बताइए आप एकदम छानल पानी पी रहे हैं, एकदम छानल पानी पी रहे हैं, और जो अंदर का जो सिस्टम बनाया जो कि उसको क्या करेगा, सफाई करेगा। आज सफाई करने वाला का कोनो काम में नहीं तो बैठल बेमरिया नहीं हो जाएगा। तो वही ना तरह तरह के लोगों को बीमारी पकड़ रहा है, लेकिन ये समझे तब ना लोग। अब बताइए नूडल्स फूडल्स है, चाउमीन पिज्जा ये सब विदेशी है। ये सब जो था ना, नाव वहाँ पर जो जा रहा है, नाव का यात्रा कर रहा है, तो झटपट बनाने वाला ये सब क्या है पदार्थ है कि झट देना बनाए पड़ देना खा लिए, ठीक ना, चोट लिट्टी पोट भंडा, बात समझे। लेकिन अभी किस क्या लोगों को दिख रही है सब उलूल जुलूल। हाँ कभी काल हो गया तो दादाजी इसलिए बोले कि भाई जो चाहो बनाओ, खाओ बनाओ, लेकिन सोचो ये से कोनो स्वास्थ्य के देखभाल नहीं होता। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, और स्वास्थ्य कहीं अच्छा नहीं करेगा बे तो ये उलूल जुलूल खाओ। ईरा सोच में पड़ गई, सही बात है, दाल चावल रोटी सब्जी सलाद और फल खाना बहुत जरूरी है। अब ईरा सोचे कि नहीं ये तो दादाजी हमें सही कर रहे हैं। अरे भाई चावल दाल सब्जी, उसके बाद उस पर थोड़ा सा अचार हो जाए, चटनी वटनी हो जाए, सलाद हो जाए, तो ये सब भोजन हुआ है कि वो सब मसालेदार खाइए। और बाद अब हम नहीं कहेंगे आगे कि आओ बनाए लिट्टी चोखा, आओ बनाए लिट्टी चोखा। बिहार का जो भोज्य पदार्थ है लिट्टी चोखा को ही रखा गया। लिट्टी चोखा का नाम सुनते हैं मुंह में पानी आ जाता है। अपने यहाँ लिट्टी चोखा कई तरह से बनाया जाता है। सामग्री क्या है भाई लिट्टी चोखा बनाने का? तो लिट्टी चोखा बनाने का सामग्री है आटा 4 कप आटा, चना सत्तू 1 कप, सतुई के चना के सतुई 1 कप, 4 कप आटा, 1 कप चना के सतुई, ओकरा बाद अजवाइन बनाइएगा मैडम जी लोग, ठीक ना। अजवाइन, मंगरैला, नींबू, प्याज, लहसुन आ हरी मिर्च आ सरसों के तेल, दूसर चीज के तेल नहीं, और नमक। नमक तो सबसे बड़ी बात है। आ हरी धनिया के पत्ती, गोल मिर्च, अदरक आ घी, इतना सारा सामग्री चाहिए तो अब बनेगा लिट्टी और चोखा। अब बनाया कैसे जाएगा? तो सबसे पहले आटा लेकर उसे गूंथे,
आटा गूथे मतलब सान ले आटा को, यह ध्यान रखे कि गूथा आटा कड़ा हो, लबर लबर नहीं हो, मतलब टाइट हो आटा, ठीक ना। नहीं तो लिट्टी नहीं बनेगा, तवे में सट जाएगा, आगे में सट सब मार खानी करीखा लग जाएगा। आटा हो। अलग से लिट्टी में भरने के लिए भरावन तैयार करें। भरावन मतलब वही, भरावन मतलब सतुइया के खूब बढ़िया वो सब चीज़ मसाला उसाला मिला के अचार वचार मिला करके। अब भरावन के लिए सत्तू में क्या क्या मिलाया जाएगा, तो अजवाइन, मंगरैला, नींबू, हरी मिर्च, लहसुन, प्याज, ना प्याज नहीं लगा, जाने दीजिए, दे दिया है, प्याज, सरसों के तेल, नमक आदि स्वाद अनुसार मिलाए। अब तब ये भरावन के लिए हो गया। आटा टाइट सनना है तब भराएगा, बात है ना। अब भर करके तब लिट्टी बनेगा। सेकुआ लिट्टी आग पर के कुकर में करके तावा पर के बनेगा जी। आटे की छोटी छोटी लोई काट कर उसमें सत्तू भरावन भरे। अब लिट्टी सेके जाने के लिए तैयार है। अब लिट्टी अब सेकाने के लिए तैयार है। अब उपलों को सुलगाए। अच्छा, ये मतलब कि आग पर के लिट्टी बन रहा है, तो लिट्टिया तो आगे पर के बढ़िया लगता है ना। तब क्या कीजिए कि उपला सुलगाइए। अब मोदी जी के गैस सिलेंडर पर कैसे बनी, उपला पर बनाया जाएगा। अब शहर के लोगों को तो उपला मिलेगा ही नहीं, कीन करके ले जाएगा तो ले जाएगा। तो शहर के लोग छुट्टी में आते हैं तबे ये सब बनाते होंगे। उपले जब पूरी तरह से जलने लगे तो उसे फैला करके बराबर करें। उपले पूरे जलने लगे तो उसको आप क्या कीजिए, फैला दीजिए। आप फैला करके उसको फोड़ दीजिए। उसके ऊपर भरी हुई लिट्टियों को सेके। अब ऊपर रख करके सेके, लिट्टियों को पलटते रहें। ऐसा ना हो कि किसी एक तरफ जल जाए और किसी एक तरफ कांचे रह जाए। जब लिट्टियाँ भली भांति सीख जाएगी तो वे फटना शुरू कर देगी। इसका मतलब कि हाँ लिट्टियाँ पूर्ण रूप से पक गया। वो क्या होगा कि चिरखी चिरखी मतलब फटने लगेगी, ठीक है ना। तो समझ जाइए कि लिट्टी अब तैयार है। फटी हुई लिट्टियों को उपले से अलग कर लें और एक कपड़े में रखकर उसमें लगे राख को कौन को झाड़ दें। कपड़ा में रख करके ऐसे ऐसे हिला दीजिएगा ना तो खूब ऐसे सब नीचे झड़ जाता है। और अब ओकरा पर से घी चपोत दीजिए, एकदम सुंदर से घी लगाइए। और अब लिट्टी भैया खाने के लिए एकदम क्या है, रेडी है, तैयार है। अब काथी बनेगा, अब बनेगा चोखा। अब काथी बनेगा, चोखा। लिट्टी तो बन गया, झाका झाका वाह। अब चोखा के लिए क्या चाहिए, आलू, बैगन एवं टमाटर को अलग से पकाए। अब उस सबको क्या करना है, अलग से पक जाने के बाद छिलकों को उतार कर उसे गूंथे। अब पक गया तो अब छिलका सबके उतार दीजिए, उसको क्या कीजिए, गूंथिए तथा उसमें सरसों के तेल डालिए, लहसुन, काली मिर्च, अदरक, नमक आदि मिलाए। अब दोस्तों के साथ रे साथ एकदम लिट्टी चोखा का मजा खाएं, मजे लेकर खाएं। सावधानी, लिट्टी चोखा बनाने के काम बड़े देख रेख में करें। आने तो हाथ जला लीजिए, ठीक ना, और लिट्टियों को जला दीजिए। अब देखिए, क्या मैं पिज्जा और बर्गर जैसा भोजन खाकर अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता हूँ? अबे कभी नहीं, कभी नहीं ना भाई, ना। स्वाद बदलने के लिए तो इसे कभी कभी खाया जा सकता है। हाँ, हम कब से बोल रहे हैं, स्वाद बदलने के लिए आप कभी काल खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रेगुलर, समोसा को रेगुलर अपने जीवन में सहती कर दीजिए, सब केस पाकल चालू हो जाएगा हिट से, है ना। चाउमीन या पिज्जा को खाना शुरू कर दीजिए, पता चलेगा कि ला पेट से संबंधित बीमारी उत्पन्न हो गया। ये सब जो है ना, ये सब पाचन तंत्र को क्या करता है, मजबूत करता है। स्वाद बदलने के लिए तो इसे कभी कभी खाया जा सकता है, मगर इसे हमेशा खाने से स्वस्थ नहीं रह सकते हैं आप, ठीक ना। तो ये बात है। तो आज के वीडियो में लिट्टी चोखा पर ही समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के आएंगे, 2-3 चैप्टर लेकर के आएंगे। तब तक इजाजत, टेक केयर, गुड बाय।